वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन के अनदर 5 क्वेश्चंस लेंगे। तो आई होप आपने पहले के 2 वीडियो समझे होंगे और आपको वो सारे क्वेश्चंस और उनके साथ जो मटेरियल है वो आपको याद होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटीन कंटेंट पर 100 ग्राम ऑफ फूड। ए एग, बी almonds, C white bread, D rajma, E buffalo milk. Code first CAEBD, B ECADB, third ECABD, fourth CEABD। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप इसको याद ही कर सकते हैं और मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। पर उससे पहले आप समझे कि ये है क्या। पहले तो एग यानी कि आप सभी जानते हैं अंडा, दूसरे आलमंड्स यानी बादाम, तीसरा वाइट ब्रेड को हम यूजुअली डबल रोटी भी बोलते हैं, जो सिंपल ब्रेड आती है घर पे। फोर्थ राजमा, जिसको हम इंग्लिश में किडनी बीन्स भी कहते हैं। फिफ्थ इज बफेलो मिल्क यानी भैंस का दूध। तो अब इसको याद करने का तरीका समझिए। देखिए, अब इसमें मिल्क है तो मिल्क का 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जनरली जब छोटे बच्चे होते हैं या फिर कुछ लोग मतलब अभी भी प्रेफर करते हैं कि हम सबसे पहले उठ के 1 गिलास दूध पीते हैं सो दैट योर ब्रेन एक्टिवली वर्क्स। तो आपका सबसे लेकिन कम प्रोटीन कंटेंट होता है उसमें 3.4 ग्राम, क्योंकि आप मॉर्निंग से शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। दूसरा ब्रेड उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में यूजुअली ब्रेड ले लेते हैं या फिर साथ में और कुछ ले लेते हैं, पर ब्रेड हम हर किसी के घर में चलता है, तो वो 9 ग्राम पर 100 ग्राम, जो कि ऑलमोस्ट डबल है मिल्क का। फिर एग तो यूजुअली जैसे जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग लेते हैं, तो वो हमारे सप्लीमेंट्स में भी आता है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी आता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसका प्रोटीन कंटेंट मिल्क ब्रेड से ज़्यादा होता है, दैट इज़ 13 ग्राम। उन लोगों को आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग वेजिटेरियंस भी हैं, वो लोग या तो अंडा शुरू कर देते हैं बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में, या फिर वो लोग और सप्लीमेंट्स देखते हैं मिल्क के अलावा, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन कंटेंट एग से बहुत कम होता है, दैट इज़ एग में 13 तो मिल्क में 3.4। फिर उसके बाद आते हैं हमारे बादाम यानी आलमंड्स, तो उनका प्रोटीन कंटेंट होता है 21 ग्राम। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे मिल्क आपने एक डाइट ले सकते हो, मतलब कि 1 गिलास लिया आपने, 1 कप लिया। ब्रेड आप 2 ब्रेड ले सकते हो। जो लोग जिम करते हैं वो एग 3 से 4 अंडे खाते हैं। एलिमेंट्स हम 5 खाते हैं, 5 4 5 6। तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और उसी के साथ हमारा प्रोटीन कंटेंट भी। फिर राजमा क्योंकि हम खाने में खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं, 1 कटोरी 2 कटोरी, तो वो हो गया 24 ग्राम मैक्सिमम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मिल्क, ब्रेड, एग, एलमंड्स, राजमा। मिल्क हम सबसे कम क्वांटिटी में लेते हैं, फिर ब्रेड हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, फिर हम उससे ज़्यादा एग खाते हैं। और ये सब ध्यान रखिए, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उनके लिए, जो ग्रोइंग है उनके लिए। आलमंड्स हम बच्चों को हमेशा देते हैं, तो फिर और ख़ुद भी खाना चाहिए विद इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट। फिर राजमा हमारा। तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में करना है। तो हमारा सबसे पहले सबसे कम आना चाहिए, तो सबसे कम हमारा इन ऑप्शंस में था मिल्क, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा था ब्रेड में, फिर उससे ज़्यादा था एग में, फिर आलमंड्स में और फिर राजमा में। तो इसका ऑप्शन हो गया ECABD, दैट इज थर्ड। देखते हैं आंसर क्या है, C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द प्रोसेस ऑफ चीज मेकिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। A कर्ड फॉर्मेशन, B cheddar, C pasteurization, D ripening, E molding, F milling and salting, and the codes are CABFDE,
नेक्स्ट ACBEDF, ऑप्शन थर्ड CABFED, ऑप्शन फोर्थ BDFEAC। तो इससे पहले आप इन सब चीज़ों का मतलब समझ लीजिए। इसमें कर्ड फॉर्मेशन यानी कि आपका जैसे दही का जमना, चेडार एक तरीके का आपका चीज़ होता है, यानी कि हिंदी में बोले तो पनीर। मतलब वैसे आपको बता दूं चीज़ और पनीर में डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, बट फिर भी चेडार को आप ऐसे समझ लीजिए पनीर होता है। फिर पैस्चराइजेशन एक हमारा प्रोसेस होता है, इज़ अ कुकिंग प्रोसेस, कि इसमें क्या होता है आपके जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, जितने भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम पैस्चराइज करते हैं, यानी कि कुकिंग करते हैं। हम उसको उन सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करते हैं। देन राइपनिंग, तो राइपनिंग तो आपको जैसे पता ही है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स राइपन हो जाते हैं, जैसे पकना शुरू हो जाता है, ऐसे राइपनिंग हम राइपन करने रख देते हैं। मोल्डिंग, यानी कि मोल्डिंग को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे समझिए कि जैसे केक होता है तो आप उनको मोल्ड में डालते हैं जिससे वो प्रॉपर शेप वगैरह आए, तो ऐसे ही मोल्डिंग। फिर मिलिंग एंड सॉल्टिंग, यानी कि आपने मिक्स किया और उसमें नमक वगैरह। अब समझते हैं चीज़ मेकिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले जो होता है, हम हमेशा पहले हमने दूध लेते हैं और उसमें हम एंजाइम्स डालते हैं। अब इधर समझिए डिफरेंस, जो हम हिंदी में पनीर बोलते हैं, हम पनीर में क्या करते हैं, हमारा जो दही जमाने के लिए जैसे पहले का कल्चर होता है, मतलब कि यानी जामुन बोलते हैं जिसे, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपका जब नेक्स्ट आप दूध में मिलाते हैं तो वो उसमें आ जाते हैं और फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दही जमाना और ये सब। लेकिन जो हमारा चीज़ है, यानी कि जो इंग्लिश है ये चीज़, इसमें हम एंजाइम्स ऐड करते हैं, जैसे रेनेट हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, टू फॉर्म अ जेल काइंड ऑफ, जो रबरी जैसा कुछ हो गया। तो सबसे पहले हमने दूध में एंजाइम्स मिलाए, यानी कि रेनेट और सिट्रिक एसिड, जिससे हमारा सॉफ्ट जेल टाइप सा टेक्सचर आ जाएगा। फिर हम उससे क्या करते हैं, वो जो जेल आता है उसको हम डिफरेंट साइज शेप में जो भी हमको चाहिए उसमें हम कटिंग करते हैं। जैसे कि अगर हमारा बहुत सूखा हुआ चीज़ आता है तो हम उसको स्मॉल पीसेस में काटते हैं क्योंकि वो आसान पड़ता है। फिर अगर वेट चीज़ होता है तो हम उसको लार्ज पीस में काटते हैं, क्यों, जिससे कि वो जो भी चीज़ गीली होती है अगर हम उसको छोटा छोटा काटें तो उसमें ज़्यादा लीच आउट होता है, बहुत गंदा सा कटता है, बहुत क्लीन नहीं करता, तो इसलिए हम उसको बड़ा बड़ा काटते हैं। फिर हम उसको कुक करते हैं जिससे उसका अंदर का जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, वो हट जाए। तो उसका टेम्परेचर हमारा वेरी करता है 88 से 118 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो डिपेंड करता है कि मतलब आपको कौन सा चीज़ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइप के चीज़ होते हैं। देन हम उसके बाद, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हाँ, फिर उसके बाद हम ड्रेन कर लेते हैं कि अब आप देखिए जब हम कुकिंग करते हैं तो कुछ भी होता है तो पानी छोड़ता है, तो वो जो पानी है हम उसको निकाल देते हैं, तो उसको ड्रेनिंग कहते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे आप दही जमाते हैं तो उसमें एक तो सॉलिड पार्ट होता है और एक होता है लिक्विड सा पानी निकल जाता है, तो उसको हम वे बोलते हैं। तो वो चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सप्लीमेंट्स में, आप देखते होंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में, तो उसमें भी प्रोटीन कंटेंट होता है। तो हम उसको ड्रेन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें सॉल्टिंग करते हैं जिससे कि उसमें फ्लेवर आए। हम जितने भी सॉल्ट हैं या फिर जो भी हमें ऐड करना चाहें वो हम ऐड कर लेते हैं, जिससे उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो आपका फ्लेवर इंक्रीज़ हो गया, दूसरा वो सॉल्ट जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है, दैट इज़ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, जो आप कितना भी ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट इज़ राइपनिंग। फिर हम उसको एजिंग करने के लिए रख देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि फर्मेंटेशन वाला जो क्वेश्चन था कि उसमें जो चीज़ होता है वो हमारा एजिंग होता है, तो दैट इज़ राइपनिंग। और जितना ज़्यादा हमारा जो उसका लेंथ है, जिस टेम्परेचर कंडीशन में रखते हैं, वो हमारा फ्लेवर डिसाइड करता है। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, अरेंज द प्रोसेस ऑफ चीज़ मेकिंग द प्रॉपर सीक्वेंस। तो अब आपने प्रॉपर सीक्वेंस तो पूरा समझ लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं।
कर्ड फॉर्मेशन, चेडार, पैस्चराइजेशन, राइपनिंग, मोल्डिंग, मिलिंग एंड सॉल्टिंग। तो सबसे पहले इसमें कुकिंग आ रहा है, दैट इज़ पैस्चराइजेशन, तो हमारा ऑप्शन सी पहले आएगा। फिर उसके बाद हमारा जब हम कुकिंग कर लेते हैं तो वो दही सेट होने लग जाता है, तो दैट इज़ कर्ड फॉर्मेशन, तो सी ए। फिर उसके बाद हमारा दही सेट हुआ तो कुछ आया होगा ना आउटपुट, तो दैट इज़ चेडार, दैट इज़ वन काइंड ऑफ चीज़, तो सी ए बी। फिर उसके बाद हम उसमें ये मिलिंग एंड सॉल्टिंग करते हैं जिससे कि उसमें फ्लेवर आए, प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड हो, तो हमारा सी ए बी एफ हो गया अभी तक। फिर हम उसको एक मोल्ड में डाल देते हैं, जैसे आपको शेप चाहिए, गोल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जैसा चाहिए आपको, वो आपके क्रिएटिव सेंस पर डिपेंड करता है, वो हमने मोल्डिंग कर दिया और फिर हमने फाइनली उसको राइपनिंग करने के लिए रख दिया। तो हमारा एक सीक्वेंस होगा CABFED, दैट इज़ आंसर 3 सी। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। Food cost increase in a restaurant can be attributed to A. Raw material bought off season, B. Specification not precise, C. Kitchen being automized, D. Maintenance of food standards, E. Storage temperature not maintained. And for that codes are A, B, D, E, second A, B, E, third A, B, C, and last is C, D, E. पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपके जो रेस्टोरेंट हम जाते हैं तो उसमें फ़ूड कॉस्ट क्यों इंक्रीज़ होता है, आपका खाने का बिल इतना क्यों आता है। तो उसका या तो उन्होंने बोला है कि या तो उसको हम रॉ मटेरियल बॉट ऑफ सीज़न, यानी कि हम बिना सीज़न की सब्जियां ला रहे हैं या फ्रूट्स ला रहे हैं और फिर उसको कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली महंगा मिलता है। जो भी सीज़न की चीज़ होती है वो सस्ती मिलती है। तो ऐसे करके जैसे भिंडी है वो अब आजकल यूज़ होती है, तो वो आजकल सीज़न की चीज़ है इसलिए आपको सस्ती मिलती है। अगर आप उसको किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू विंटर्स में आप लेते हैं तो वो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट ऐड होता है, तो वो इसलिए महंगी हो जाती है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन नॉट प्रिसाइज, कि मतलब उसमें कितना क्या डल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है कि आपको हर बार यूनिफॉर्मिटी मिले ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज़ किचन बीइंग ऑटोमाइज्ड, कि आपका किचन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स हैं, ये सब है, तो ऐसे करके। बट ये जो चीज़ है वो लोग अपनी कन्वीनियंस के रखते हैं, वो हमारी फूड बिल में ऐड ऑन नहीं होता है, दे आर जस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस, जिससे वो उनका टाइम सेव हो, उनका ईजी पड़े, उनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़े, फॉर दैट। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स, कि आपके पर्टिकुलर जैसे रिक्वायरमेंट होते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको मिनिमम इतना फैट परसेंट होना चाहिए जैसे मिल्क में, या फिर वैसे होना चाहिए। तो बहुत सारे फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जैसे कि इतना क्लेanलीनेस है, हैसअप होता है क्लेanलीनेस और ये सब मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट इज़ स्टोरेज टेम्परेचर नॉट मेंटेन्ड। स्टोरेज टेम्परेचर नॉट मेंटेन का यहाँ पे मतलब है कि आप जैसे खाना बनाएं, अब या तो आप इंस्टेंट डिलीवर कर दें अगर रिक्वायरमेंट आ रही है, पर क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट्स कई बार बहुत, अब जैसे डोमिनोज़ है, ठीक है, आप सपोज़ कर लियो उसे 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर करना ही करना है, तो वो आपके लिए हर बार बेसिक से थोड़ा ना स्टार्ट करता होगा, तब भी 30 मिनट्स में डिलीवर कर देता होगा। वो लोग पहले रॉ इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं उससे, जैसे आपका चीज़ हो गया, ये कैप्सिकम वगैरह सब काट कूट के वो लोग फ्रिज में रख देते हैं, और उसका मतलब जो उनका पर्टिकुलर स्टोरेज टेम्परेचर होता है, जो वेजिटेबल्स का रिक्वायरमेंट होता है, चीज़ का होता है, वो मेंटेन नहीं करते हैं, वो बस हर चीज़ रखते जाते हैं, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आता है वो फटाफट लगा के बस बेक करके आपको डिलीवर करते हैं। तो दैट इज़ स्टोरेज टेम्परेचर नॉट मेंटेन्ड, जो कि ऑफन रेस्टोरेंट्स में होता है कि आपको पुराना खाना ऐसे मिक्स ऐसे करके दे दिया, या फिर जब जैसे डिलीवरी आई बना के रख दिया और फिर उसके बाद डिलीवर कर दिया विद टॉपिंग। तो अब हम देखें क्वेश्चन, फूड कॉस्ट इंक्रीज़ किस किस वजह से होता है। तो पहला तो आपका होगा ही होगा बॉट ऑफ सीज़न रॉ मटेरियल, क्योंकि ये तो आपका बेसिक चीज़ है, तो ऑप्शन ए तो होना ही होना है। फिर अब इसमें हम एलिमिनेट आउट करेंगे,
किचन बीइंग ऑटोमाइज्ड, किचन मैंने आपको बताया कि वो अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं, वो हमारे बिल के लिए नहीं करते हैं, तो हम सी को डायरेक्टली एलिमिनेट ऑफ कर देंगे। फिर हमारा मेंटेनेंस ऑफ फूड स्टैंडर्ड, वो भी आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है जो बिल में ऐड हो। फूड स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए बट उसका कभी आपको चार्ज नहीं लगेगा, तो इसलिए हम डी भी हटा देंगे। तो बचा ए, बी एंड ई। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ए, बी एंड ई, सेकेंड सी। आई होप आप समझे होंगे कि इस टाइप के जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एलिमिनेट आउट करना सीखना चाहिए। और जितने भी फूड रेगुलरिटीज़ हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं, वो लोग कभी भी स्टैंडर्ड, आपके ये जो फूड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने को और इन सब का चार्ज नहीं करती है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इसमें और आने वाली अगली वीडियो में कि असर्शन और रीज़न। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल लॉजिक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा समझ और लॉजिक। तो पहले हम देखते हैं असर्शन। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स शुड क्रिएट मोर ओपन स्पेसेस फॉर फिजिकल एक्टिविटी टू प्रमोट फिटनेस। यानी कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको ज़्यादा अपना दायरा बढ़ाना चाहिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, जिससे कि हम फिटनेस भी प्रमोट कर पाएँ कि आप ज़्यादा ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, वो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को इंक्लूड करना चाहिए। तो उन्होंने उसका रीज़न दिया है कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर मेजर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। यानी कि जो हमारा ओवरवेट एंड ओबेसिटी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका 25 से 31 तक ओवरवेट रहता है, 30 तक, एंड 30 से ऊपर ओबेसिटी। तो यानी कि आपके ये सब जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉर डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। यानी कि जो किसी के मतलब जो अंदर ही अंदर डिसीज़ आपके डेवलप हो रही है, बीमारियाँ डेवलप हो रही है, ना कि छुआछूत का बोलते हैं, या फिर जैसे किसी ने छींक दिया तो वो किसी छींक के कांटेक्ट में आ गया तो उसको भी हो गया, ऐसे वाला नहीं। तो उनके ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, सेकंड ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट, थर्ड ए इज़ इनकरेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट, लास्ट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। तो फिर इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, उन्होंने पहले बोला कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम को फिज़िकल एक्सरसाइज को भी प्रमोट करना चाहिए जिससे उनका फिटनेस बढ़े, और उसका रीज़न दिया क्योंकि ओवरवेट एंड ओबेसिटी हमारे मेजर फैक्टर्स हैं फॉर डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। तो इसका तो ये दोनों सही हैं, तो फिर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, क्योंकि वो रीज़न सही फिट होता है स्टेटमेंट पे। सी। Now, next question. Assertion. To assess malnutrition levels in population during famines, the most widely accepted practice is to assess it in children ages 6 to 59 months. और उसका रीज़न दिया है, in times of food shortages, the young children are the first to develop signs of malnutrition. For these quotes are both A and R are correct. Second, both A and R are incorrect. Third, A is correct and R is incorrect. Last, A is incorrect and R is correct. तो अब समझिए पहले assertion क्या है। उन्होंने स्टेटमेंट बोला है कि हमें malnutrition लेवल जो होते हैं, जैसे कि आपका ये बहुत ज़्यादा acute malnourished है, या फिर ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब अंडर नरिश्ड है, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट प्रॉपर अप टू टेक फॉर्म बॉडी ले नहीं पा रही है, तो दैट इज़ मैल न्यूट्रिशन। तो जो मैल न्यूट्रिशन लेवल को एक्सेस करने का तरीका है पॉपुलेशन में, वो वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज़ टू असेस इट इन चिल्ड्रेन एज 6 to 59 मंथ्स। तो उनको ईजिली सबसे पहले हमें टारगेट करना चाहिए इस चिल्ड्रन का एज ग्रुप को। उन्होंने उसका रीज़न दिया क्योंकि अगर जब भी हमारा फूड शॉर्टेज होता है या खाने की कमी होती है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले साइंस डेवलप करते हैं मैल न्यूट्रिशन के, जैसे उनका बोन्स थिन हो गया,
और वेट लूज़ हो गया सडनली, आपको जैसे कहते हैं ना, चेहरा देख के पता चल जाता है इंसान का कि वो कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है, क्योंकि मतलब स्किन डल होने लगती है, आइज़ येलो होने लगती हैं, आपका वेट लूज़ होने लगता है अचानक से, तो दैट इज़ द साइंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी को ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स चाहिए एज अ फ्यूल टू वर्क। तो फिर ये चीज़ है कि मतलब उन्होंने पहले बोला कि हमें सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन इतनों को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसका रीज़न दिया क्योंकि सबसे छोटे बच्चे सबसे जल्दी साइन दिखाते हैं। तो बोथ ए एंड आर वुड बी करेक्ट। सी, मैं आपको यही बोलूँगी कि जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आपके ये आंसर सही होते हैं। और दूसरा यही कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं लगाइएगा, सिंपल छोटा सिर्फ नॉलेज क्वेश्चन समझने के लिए लगाइए, स्टेटमेंट समझने के लिए लगाइए, रीज़न, और सिर्फ लॉजिक लगाइए उसके बाद कि अच्छा ये अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर वो क्यों मेंशन है रीज़न में तो ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप examination.catalyst@gmail.com पे हमको लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल है एग्जामिनेशन कैटलिस्ट के नाम से, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एक चीज़ है कि हम टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चंस फॉरवर्ड करते हैं जिससे कि आप को सॉल्व करने में ईजी रहे और आपकी प्रैक्टिस साइड बाय साइड होते रहे, और आपने जो वीडियोस में देखा है समझा है वो देखने के लिए कि आपका कितना रिटेन हो पा रहा है, कितना आप उसको समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।